Assalamu alaikum class, I am Madhiya Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan. Today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. विटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पहले इन डिटेल फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टडी किया था, विटामिन ए, डी, ई और के। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें से हमने विटामिन B1, B2, B3 और B6 को हम स्टडी कर चुके हैं। B1 हमारा था थायामीन, B2 हमारा था राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, देन उसके बाद B5 पैंथोटेनिक एसिड और B6 को हमने स्टडी किया। देन आज जो हमने स्टडी करना है वो हमारा B7 है, B7 जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं। बायोटीन एज सच जो है बायोटीन B7, बायोटीन की जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है इसकी हिस्ट्री या इसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल नहीं मिलता, लेकिन जनरली जो बायोटीन का हमारे रोल है वो हमारा नेल्स में, हेयर में, और ये आमतौर पे जो हमारे शैम्पूज़ होते हैं या जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू हमारे नेल्स है, स्किन है या हेयर्स है, उसमें इसका मेजर रोल होता है। अगर हम देखें तो बायोटीन डेफिशिएंसी भी एज सच जो है वो हमें अपनी सोसाइटी में नज़र नहीं आती, और इसका फंक्शन क्या है कि वो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज बनाता है। फंक्शन जो मेजर है इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज बनाएगा, जो कि फर्दर जो है वो हमारे अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन में जो हमारा TCA साइकिल है उसमें जो है वो इसका मेजर रोल होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है और ये हमारी अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन करता है। फंक्शंस के तौर पे अगर हम देखें तो बायोटीन डिपेंडेंट एंजाइम एंड देयर रोल आर गिवन। अब बायोटीन डिपेंडेंट हमारे जो एंजाइम्स है हम देख लेते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज हमारा बायोटीन डिपेंडेंट हमारा जो है एक कोएंजाइम है जो कि अमाइनो एसिड्स के हमारे TCA साइकिल में जो है वो इसका मेजर रोल होता है एज अ कोएंजाइम। फर्दर मोर जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो कन्वर्ट करता है पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में, कन्वर्ट पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो फर्दर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज क्या करता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए को एसीटेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है प्रोपिनॉइल कोएंजाइम ए को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है कि ये कन्वर्ट करता है प्रोपिनेट को सक्सीनेट में। देन फर्दर मोर जो आ जाता है बी मिथाइल क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए, बी मिथाइल क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, इसका हमारी एज अ बायोटीन उसमें क्या रोल है, कन्वर्ट करता है बीटा मिथाइल को क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए को मिथाइल ग्लूकोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। बायोटीन की अगर हम फिर बात करें, ठीक है, बायोटीन का जो है वो अगर हम बात करें तो बायोटीन की जो है वो डेफिशिएंसी क्या करती है, बायोटीन की डेफिशिएंसी से जो है वो हमें डिफरेंट किस्म के, क्योंकि ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, डिफरेंट किस्म के कोएंजाइम ए बनाता है, हमारी अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन करता है, और ये हमारे मतलब डिफरेंट किस्म के इसके रोल हैं। ये DNA RNA की सिंथेसिस करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका रोल है, इसके अलावा हमारे हेयर और नेल्स वगैरह की फॉर्मेशन में इसका रोल है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, पेरिस्थेसिया, हिपैटिक और निथाइन एलोपेशिया, डर्माटाइटस,
मतलब एलोपेशिया हमारा क्या होता है, एलोपेशिया ये होता है कि हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हमारे किसी भी जो है वो हमारे बॉडी पार्ट में जो है वो हेयर जो हमारे ग्रो नेचुरली करते हैं वहाँ से जो है उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है एलोपेशिया में। डर्मेटाइटिस क्या है कि वो स्किन पे डिफरेंट किस्म के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्रोलॉन्ग ज़्यादातर क्या होता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी उस केस में होती है जब कोई परसिस्टेंटली जो है वो रॉ एग को कंज्यूम कर रहा होता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 20 रॉ एग जो है वो पर डे कंजप्शन जो है वो बायोटीन की डेफिशिएंसी करती है। अगर 20 रॉ एग कोई कंज्यूम नहीं कर रहा या मतलब सम टाइम जो है वो एक आधा रॉ एग कंज्यूम कर लेता है तो उसको बायोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसका जो मेजर सोर्स है वो लीवर, सोयाबीन्स और एग यॉक, सीरियल्स, लेग्यूम, नट्स के जो है वो मेजर इसके जो है वो बायोटीन के सोर्सेज हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोटीन रखते हैं। अब इसके बाद जो है वो जो हमारा मेजर आ जाता है विटामिन B7 की, अभी हमने बात की बायोटीन। उसके बाद जो हमारा मेजर विटामिन आ जाता है वो B9 है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। बायोटीन पे जो है वो इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता, ये थोड़ा बहुत ही है और आमतौर पे ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है इन केस में कि अगर कोई रॉ एग कंज्यूम कर रहा है। फोलिक एसिड या B9 जी। 1931 में लूसी विल्स ने 1931 में जो है वो सबसे पहले जो है वो मेगाब्लास्टिक अनीमिया, फोलिक एसिड जो है वो मेगाब्लास्टिक अनीमिया से रिलेट करता है। सबसे पहले जो है उसने 1931 में लूसी विल्स ने जो है वो सबसे पहले अटेंशन दी कि जो मेगाब्लास्टिक अनीमिया होता है उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो यीस्ट से किया जा सकता है। ठीक है, उसने बोला कि मेगाब्लास्टिक अनीमिया का ट्रीटमेंट यीस्ट से होता है। देन उसके बाद फर्दर जो है वो तकरीबन 1941 में जाके स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ कि यीस्ट में जो है वो फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि मेगाब्लास्टिक अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और फोलिक एसिड जो है वो हमारा आमतौर पे फिर उसको 1941 में जाके जो है वो उसको यीस्ट में जो प्रेजेंट था सब्सटेंस जो कि मेगाब्लास्टिक अनीमिया में हेल्पफुल प्रूव हो रहा था, उसको फोलिक एसिड का नाम दे दिया गया। फोलिक एसिड जो है आमतौर पर जो है वो क्या फंक्शंस हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। फोलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो फोलिक एसिड्स का आपको पता है कि एक जो मेजर रोल है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है फंक्शन पे अगर हम बात करें तो मेजर जो जहाँ भी फोलिक एसिड की बात आती है वहाँ ये आता है कि ये प्रेगनेंसी में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, जो कि आमतौर पे जो है वो प्रेगनेंसी के तकरीबन जो है वो 1 to 2 आफ्टर कंसेप्शन जो है 1 to 2 मंथ जो है न्यूरल ट्यूब जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाती है। अगर फोलिक एसिड की क्वांटिटी उस ड्यूरेशन में कम हो तो ब्रेन डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं या एबनॉर्मेलिटीज़, डिफरेंट किस्म की डिसेबिलिटीज़ जो है वो जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आना शुरू हो जाती हैं फिटस में। फोलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ऑल सेल, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ and normal division of cells। इसके अलावा जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ये जो है इसका जो मेजर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू द अमाइनो एसिड ट्रायोसिन। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिवेंट फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, conversion of amino acid phenyl alanine to ट्रायोसिन। इसके अलावा जो मेजर रोल है सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड प्यूरिमाइडीन। इसके अलावा जो इसका रोल है
फोलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, नॉर्मल रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे, ओके। इसके अलावा जो है वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में हेल्प होता है इसका। मेजर रोल प्ले करेगा। देन फर्दर मोर जो है फॉर्मेशन ऑफ वाइटामिन लाइक कंपाउंड्स कोलाइन फ्रॉम एथिला, एक वाइटामिन है जो कि कोलाइन के नाम से जो है वो आता है, लेकिन ये रेयर होता है बहुत ज़्यादा, उसकी फॉर्मेशन में जो है वो इसका मेजर रोल है पड़ा। इसके अलावा जो है वो फर्दर जो है वाइटामिन B12 के साथ और मिलके जो है ये फर्दर किस्म के रोल प्ले करता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के तौर पे ये हमारी डाइजेशन इसकी जो है वो ज़्यादातर डाइजेशन जो स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है इसकी डाइजेशन हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक में, अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो है वो इसकी डाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है। और इसके अलावा जो है ये फिर उसके बाद हमारी ब्लड आर्टरीज में फ्लोट करता है और फर्दर लीवर में इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो स्टोर हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 200 माइक्रोग्राम पर डे जो है यूरिनरी लॉस इसका ज़्यादा है। सबसे पहले जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर वाले पार्ट में जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये हमारी ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे डिफरेंट किस्म के पार्ट में जाएगा जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद कुछ अमाउंट इसकी लीवर में स्टोर हो जाएगी और ज़्यादातर अमाउंट जो है वो फोलिक एसिड की हमारी यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली पर डे जो है वो 200 माइक्रोग्राम पर डे, 200 माइक्रोग्राम पर डे फोलिक एसिड जो है वो हमारी डाइट से एक्सक्रीट आउट होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू। उसके बाद जो है वो हम देखें तो बायो अवेलेबल फोलिक एसिड इज़ अबाउट 1 to 3 ऑफ द टोटल फोलेट प्रेजेंट इन इंडियन। अब तकरीबन जो है वो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसकी तकरीबन 1/3, अगर हम 1/3 जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, 1 पार्ट जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है और 3rd पार्ट तकरीबन जो है वो 2% जो 1 पार्ट इसका एक्सक्रीट हो जाता है और 2 जो है वो हमारी डाइट में जो है वो स्टोर रहता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इवेल्यूएशन ऑफ फोलेट हम कैसे करते हैं, प्लाज्मा फोलेट लेवल हम ले लेते हैं, अगर लेस देन 3 Ng/ml है तो ये हमारी लो अमाउंट है। रेड ब्लड सेल्स इन फोलेट हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है एलिवेटिक प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल इसके नोट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी एक्सक्रीशन फोलेट की कितनी हो रही है और किस तरह जो है वो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। अगर हम देखें तो पुअर डाइटरी इंटेक, अच्छा डेफिशिएंसी अगर हम देखते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी के पीछे क्या क्या कॉजेज़ हमारी हो सकती हैं। पुअर डाइटरी इंटेक हमारा हो सकता है कि अगर हम फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हमारी डाइट में हो रही है कि हम डाइट से भी जो है फोलिक एसिड को कंज्यूम नहीं कर रहे और इसके अलावा जो है वो हमारी जो है फर्दर हमारी डाइट में जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है और हम कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे, पुअर डाइटरी इंटेक हमारे पास आ जाएगा। लो एब्जॉर्प्शन हमारे पास कॉज आ जाएगी कि हमारी बॉडी में जो है वो किसी वजह से या कोई इंटेस्टाइनल मतलब कोई हमारे GIT ट्रैक्ट की डिस्टर्बेंस हो रही है, लो एब्जॉर्प्शन हो रही है हमारी बॉडी में, लॉसेज हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की किसी मतलब इंजरी के सूरत में या कुछ ब्लड लॉस की सूरत में हमारी फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा हो रही है, या हम कोई ड्रग ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी फोलिक एसिड की एक्सक्रीशन ज़्यादा करी है हमारी डाइट में। इसके अलावा जो है वो आमतौर पे अगर हम इसकी RDA की बात करते हैं तो ये तकरीबन 100 से मैन में 200 और वुमेन में 200 होता है। अगर हम चिल्ड्रन में देखें तो 80 से 100 mg पर डे होता है और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में 500 mg पर डे होता है और लैक्टेशन में 300 mg पर डे होता है। अगर डेफिशिएंसी की, जैसे हमने आपको बताया कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की भी हमने बात करी थी कि आफ्टर कंसप्शन जो है वो 28 डे तक जो है वो प्रॉपर अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया तो फिर फीटस में जो है वो डिसेबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती है। उसका अगर इन केस डायग्नोज हम किस तरह करेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल हमारा चेक हो जाएगा कि अगर 4 ग्राम पर डेसीलीटर मतलब हमारा जो HB है अगर 4 है या 4 से कम है तो उस केस में जो है वो हमारी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। फिर हम फर्दर जो है वो कोई सप्लीमेंटल या अपनी डाइट में फोलिक एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो फोलिक एसिड इन डोज जो है वो 5 to 10 mg पर डे
ठीक है। अगर हम माइक्रोग्राम्स की बात करें तो 200 माइक्रोग्राम पर डे है, और अगर इनकेस डेफिशिएंसी हो जाती है माइक्रोग्राम की, मतलब उसको में फिर mg की बात आ जाती है कि 5 to 10 mg पर डे हमें रिक्वायर्ड है, मतलब 500 से 1000 माइक्रोग्राम के जो है वो हमें पर डे इसका ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो रिक्वायर्ड है। डाइटरी कंसनट्रेशन अगर हम देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्लस्टर बीन्स और इसके अलावा सीड्स, इसके अलावा जो है वो हमारे इसके मेजर सोर्स होते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो गया। और मेजर अगर हम देखें तो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो है वो फोलिक एसिड की कुछ क्वांटिटी अवेलेबल होती है, और अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो हमारी डाइट में फोलिक एसिड हमारा आता है वो हमारा ओवर 70% जो फोलेट है वो हमारा एग से आ जाता है। एग में हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो RDA की अगर हम बात करें तो 70% जो है वो हमारा फोलेट हमारे एग में अवेलेबल होती है RDA के अकॉर्डिंग, और 60 to 70% जो है वो पल्सिस से भी हम हासिल कर सकते हैं, और 50% जो है वो हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसमें जो फोलेट की क्वांटिटी होती है वो हम उससे अपनी फोलेट की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। आज जो हमने इन डिटेल देखे वो बायोटीन था एक विटामिन, और एक था विटामिन जो है B9, बायोटीन को B7 कहते हैं, और फोलिक एसिड जो है वो B9 होता है। फोलिक एसिड का हमारी डाइटरी में क्या रोल है, किस तरह से वो ऑब्जॉर्ब होता है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट क्या थी, और उसका हमारी बॉडी में मेजर रोल क्या क्या है। इसके अलावा हमारी वो किस तरह से जो है वो हमारी डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, और उसकी डेफिशिएंसी से किस तरह जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की वजह से जो है वो डिसेबिलिटीज़ कॉज हो जाती हैं फिटस में, और किस तरह से हम उसकी डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं, और क्या हमारा जनरल रिकमेंडेशन उसके लिए क्या है, और किस तरह से जो है वो हमारी सोर्सेज हमारे डाइट के क्या हैं जिससे हम फोलिक एसिड को कंज्यूम करके और हम उसको जो है वो अपनी डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, और कल जो है हम विटामिन B12 को डिटेल नेक्स्ट अपने उसमें स्टडी करेंगे कि किस तरह से विटामिन B12 और फैट्स और वाटर सोल्यूबल एक हमारा लास्ट विटामिन रह गया विटामिन C, जिसे हम देखेंगे कि उसका हमारी डाइट में क्या रोल होता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट वो क्या रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।